हेलो गाइस, वेलकम टू देवभूमि विद जीत। तो दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था की हमारी एक सीरीज़ चल रही थी और उस सीरीज़ के अंतर्गत हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय पर चर्चा कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर हम चर्चा कर रहे थे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए आज की जो हमारी वीडियो है वो है निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य हैं या इलेक्शन कमीशन है उसकी स्थापना कब की गई, भारतीय संविधान के अंतर्गत उसका उल्लेख कहाँ किया गया है, निर्वाचन आयोग की संरचना क्या है कि इसमें कुल सदस्यों की संख्या क्या होती है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इन निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता का आधार क्या है, उनको वेतन एवं भत्ते किस आधार पर दिए जाते हैं, साथ ही साथ कार्यकाल व उनके पद रिक्ति से संबंधित बातें यानी कि पद से उनको किस आधार पर हटाया जाता है वह साथ ही साथ उनके कार्यों का भी उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ओवरऑल हम बात करेंगे कि आखिरकार ये निर्वाचन आयोग की स्थापना से लेकर के इसके ओवरऑल किए जाने वाले कार्यों तक की आज हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित। यह जो निर्वाचन आयोग है यानी कि जो ये इलेक्शन कमीशन है, यह एक संवैधानिक निकाय है। दोस्तों, संवैधानिक निकाय तो है, साथ ही साथ क्या है, एक तरीके की स्थायी व स्वतंत्र निकाय है, यानी कि यह स्थायी है और परमानेंट है और स्वतंत्र निकाय के तहत यह कार्य करती है। अब बात करते हैं, जब इसकी स्थापना की बात की गई यानी कि भारतीय संविधान जब लागू किया गया था उस समय 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग को एक संवैधानिक निकाय के तौर पर स्थापित किया जाता है। अब इसी के परिणाम स्वरूप हम लोग प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यानी कि हमारा मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। दोस्तों, ये मतदाता दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो 25 जनवरी 1950 को चूंकि निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, इलेक्शन कमीशन को स्थापित किया गया और उसी वजह से 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान में इस निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो जो भारतीय संविधान है, यह भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 15 में आने वाले अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक का निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन का वर्णन मिलता है। आइए अब बात करते हैं इसकी संरचना की। संरचना यानी कि इसकी कंपोजिशन क्या होगी, यानी कि इसमें कुल सदस्यों की संख्या क्या होगी। तो इसमें जो कुल सदस्य होते हैं उनकी संख्या 3 होती है, यानी कि कहा जा सकता है कि यह 3 स्तरीय या 3 सदस्यीय एक निकाय है, यानी कि त्रिस्तरीय यानी कि त्रिसदस्यीय एक बॉडी है जिसमें सदस्यों की संख्या 3 होती है, जिसमें एक तो मुख्य निर्वाचन आयोग यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 होते हैं अन्य निर्वाचन आयोग। दोस्तों, इसकी थोड़ी संरचना के ऊपर एक बार नज़र डालते हैं। देखिए, जब 1950 में संविधान हमारा लागू किया गया था, संविधान लागू हुआ था और 25 जनवरी 1950 को जब इसकी स्थापना की गई थी एक संवैधानिक निकाय के तौर पर, तो तब इसमें कुल सदस्यों की संख्या 1 हुआ करती थी जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। अब यह चला 15 अक्टूबर 1989 तक का सदस्य की संख्या 1 ही रही। अब 16 अक्टूबर 1989 से इसमें अन्य सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 2 और बढ़ा दी, जिसमें अब इसके कुल सदस्यों की संख्या हो गई 3। आगे चल करके 1990 में ऐसा लगा और इनकी संख्या को फिर से एक बार घटा करके इसको एक सदस्यीय संस्था बना दिया गया। कालांतर में 1 अक्टूबर 1993 को पुनः एक बार फिर से उसी संरचना को वापस लाते हुए इसमें कुल सदस्यों की संख्या 3 कर दी, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 अन्य निर्वाचन आयोग थे। यह तो थी इसके इतिहास से संबंधित बातें। यदि बात करें मुख्य निर्वाचन आयोग की, तो जो हमारे भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग थे वह थे सुकुमार सेन। एक और क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो वो थी वी.एम. रमा देवी। वी.एम. रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही। यदि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा हैं वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयोग। साथ ही साथ 2 जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, एक तो है अशोक लवासा और दूसरे हैं सुशील चंद्र। तो दोस्तों, ये तो थी बात हमारी स्थापना और उसके संविधान में उल्लेख इसकी और संरचना से लेकर के। दोस्तों, आइए बात करते हैं निर्वाचन आयोग के सदस्यों की व निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की। तो दोस्तों, अभी हमने बात करी थी कि निर्वाचन आयोग के कुल सदस्यों की संख्या होती है 1+2 यानी कि 3, जिसमें एक तो होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो इन तीनों सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
यानी कि जो भी नियुक्ति की जाएगी निर्वाचन आयुक्त व अन्य सदस्यों की, इनकी नियुक्ति होती है डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा एक और निर्वाचन आयुक्त की बात की गई है जो कि प्रादेशिक आयुक्त होते हैं, यानी कि प्रादेशिक जो आयुक्त होते हैं, इन प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति भी होती तो राष्ट्रपति के द्वारा है, लेकिन इनकी जो सलाह दी जाती है, इनकी नियुक्ति की जो सलाह दी जाती है वह निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाती है। यानी कि निर्वाचन आयोग प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति की सलाह राष्ट्रपति को देते हैं, तब राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करती है। ठीक, अब इनकी प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति का आधार क्या होता है? देखिए, प्रादेशिक यानी कि प्रदेश के लिए, तो इन प्रदेशों के लिए जो प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति इस वजह से की जाती है ताकि यह निर्वाचन आयोग को उनके कार्यों को संपादित करने में सहयोग करें। तो यह तो थी नियुक्ति से संबंधित बात। अब बात करते हैं इनकी योग्यता। तो इनकी योग्यता एज सच भारतीय संविधान के द्वारा कोई निर्धारित नहीं की गई है। एक नॉर्मली इसकी योग्यताएं होती हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, जो ये एक मैंडेटरी जो योग्यताएं होती हैं, तो यही इनकी योग्यता है, कोई विशेष योग्यता नहीं है। मूल रूप से जो व्यक्ति निर्वाचन आयोग का सदस्य बनता है, अधिकतर यह देखा जाता है कि वह सिविल सर्विसेज से बिलोंग करता है। आइए अब बात करते हैं इनके वेतन और भत्तों की। तो जो निर्वाचन आयोग है, इन निर्वाचन आयोग के सदस्यों का जो वेतन है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन के विषय में भी बताया था। हमने बात की गई थी कि कैग का जो वेतन होता है वह किस आधार पर किसकी तरह समान दिया जाता है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का जो वेतन होता है वह कितना होता है। साथ ही साथ बात करें तो यह वेतन इनको संचित निधि पर भारित होता है, यानी कि वही फिर से संचित निधि, यानी कि आर्टिकल 266, जिसमें यह बताया जाता है यानी कि संचित निधि से संबंधित जो भी मद होता है उस मद पर सदन में किसी भी तरीके का कोई मतदान नहीं होगा, केवल चर्चाएं परामर्श होते हैं और उसके बाद वह वेतन, वह जो भी पैसा निकालना है या आवंटन करना है उसमें वह संचित निधि से डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग के कार्यकाल की। तो दोस्तों, जो निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। 6 वर्ष या 65 वर्ष, इस पर हमने काफ़ी निरंतर हमारी पिछली जो वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ में हमने इनको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा था कि 6 वर्ष और 65 वर्ष का कॉन्सेप्ट क्या होता है। कि जब कभी भी यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन आयोग के या मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त के सदस्य के पद पर 62 वर्ष की आयु पर या 60 वर्ष की आयु पर बैठता है, पर उसका चयन किया जाता है, तो वह अपने 6 वर्ष पूरे ना करके 65 वर्ष की आयु तक का पूरा करेगा। ठीक है, तो यह तो थी इनके कार्यकाल की बात। तो दोस्तों, पहले तक का क्या हुआ करता था, जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते थे उनके जो कार्यकाल होता था वह 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए वह होता था। यानी कि या तो 6 वर्ष तक का वो अपना टेन्योर दे दें या 62 वर्ष यानी कि 62 ईयर्स की एज होने तक का वह अपने कार्य पर या अपने पद पर बने रहते थे। लेकिन आज वर्तमान में इसकी अगर हम बात करें तो चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें या अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात, दोनों की जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो जाए, यह निर्धारित किया गया है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इनके पद रिक्ति से संबंधित, कि आखिरकार पद रिक्ति का आधार क्या होता है, किस तरीके से इनको अपने पद से हटाया जाता है या इनको हटाए जाने की प्रक्रिया चलाई जाती है। तो यदि बात करें पद रिक्ति का आधार, यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनको जो पद से हटाया जाता है या पद रिक्ति का जो इनका आधार बनाया गया है वह है महाभियोग की प्रक्रिया। यानी कि यदि यह अपने कार्य व व्यवहारों के प्रति कदाचार के दोषी पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, जो कि मूल रूप से संसद की सिफारिश के आधार पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी कि महाभियोग की जो प्रक्रिया होगी वह प्रक्रिया चलाने में सहायक भूमिका निभाएंगे संसद, क्योंकि संसद ही अपनी सिफारिश देगी और राष्ट्रपति के द्वारा इनको इनके पद से हटाया जाएगा। वहीं बात करें अन्य निर्वाचन आयुक्तों की, तो अन्य निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं इनको भी इनके पद से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की जो सलाह होती है वह चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह के बाद राष्ट्रपति के द्वारा उनको उनके पद से हटाया जाता है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं निर्वाचन आयुक्त के कार्यों की। यानी कि जो ये चीफ इलेक्शन है कमिश्नर है यानी कि या इलेक्शन कमीशन है, इनके जो कार्य होते हैं इन पे बात करते हैं। तो दोस्तों, इनके जो प्रमुख कार्य होते हैं वह कार्य होते हैं कि निर्वाचन की नामावली व तिथि निर्धारित करना।
कि चुनाव कब किए करवाए जाएंगे, चुनाव कब कंडक्ट करवाए जाने हैं, इससे संबंधित नामावली यानी कि नामांकन जो भी नाम होते हैं उनकी नामावली को तैयार करना, प्लस जिस डेट में एग्ज़ाम आपका इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाने हैं उन इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाने की तिथि को निर्धारित करना। साथ ही साथ राजनीतिक जो दल होते हैं उन दलों को मान्यता प्रदान करना व उनको उन दल से संबंधित चिन्ह प्रदान करना। तो यह इनका कुछ कार्य होते हैं। इसी तरीके से काफ़ी अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे यदि किसी स्थान विशेष के चुनाव रद्द करवाने, यानी कि मान लेते हैं कि किसी नक्सली प्रभावित क्षेत्र में या किसी भी सामान्य से क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और चुनाव आयोग को ऐसा लगता है कि वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग जैसी कोई घटना हो रही है या चुनाव निष्पक्ष ढंग से नहीं कराए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अपनी साख को बचाने के लिए निर्वाचन आयोग जो ये उस विशेष स्थान के चुनाव को भी रद्द करवा सकती है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे कार्य होते हैं जो इनके द्वारा कराए जाते हैं, जैसे कि चुनाव करवाना, मतदाता की सूची तैयार करवाना, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करवाना और साथ ही साथ जो भी आपकी राजनीतिक जो पार्टीज़ हैं, राजनेता जो हैं, उनके लिए आचार संहिता तैयार करवाना। तो दोस्तों ये तो था इनके कार्यों से संबंधित बातें। दोस्तों इसके अलावा नोट करने वाली एक प्रमुख बात यह भी है, नोट करने वाली यह बात है कि क्या आधार होता है, किस आधार पर निर्वाचन आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग से भिन्न होता है। तो एक राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित एक बात जान लेते हैं कि जिस तरीके से मतलब इलेक्शन कमीशन यानी कि ये केंद्र का जो निर्वाचन आयोग है, इस निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति होती है वो इसके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसी तरीके से राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा। राज्य निर्वाचन जो आयुक्त होंगे इनकी नियुक्ति करवाई जाएगी राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो राज्यों की राज्यपाल के द्वारा करवाई जाती है। प्लस ये जो निर्वाचन आयोग है यह नगर पालिका या नगर निगम व पंचायतों के चुनाव में भाग नहीं लेता है, यानी कि इनके चुनावों को कंडक्ट नहीं करवाता है या इनके चुनाव को उनकी तिथि निर्धारित करना, उनको नियमित करना, उनका संचालन करना यह इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं करवाया जाता है। इसके लिए पंचायत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, जिसका वर्णन आर्टिकल 243 के में मिलता है और साथ ही साथ निगम के लिए निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग की बात की गई है, जिसका वर्णन आर्टिकल 243 जेड ए में मिलता है। तो दोस्तों ये तो थी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बातें निर्वाचन आयोग से संबंधित, और आप इसी तरीके से हमारी वीडियोस में बने रहिए। आगे अन्य संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकायों के विषय में बात करेंगे और इसी तरीके से हमारी सीरीज आगे बढ़ते रहेगी। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस फ्रेंड्स। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।